Yes, we have seen all the parts types of vaccination, है ना? We have to start with the blood group, ना? Correct, Yes. Namita? Yes. Okay. So let us begin with our topic now. Now, what is exactly the blood group? ठीक है, we are having 4 types of blood group. आपने सुना होगा किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB होता है और किसी का O blood group होता है. So how this blood group has been determined and why there are 4 different types of blood group? ठीक है, so please इस चीज को याद रखो कि blood group are because of known antigen. अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा कि एंटीजेंस आर द फॉरेन बॉडीज, है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा इस लेसन में कि एंटीजेंस आर द फॉरेन बॉडीज विच कैन ट्रिगर अवर इम्यूनिटी सिस्टम, है ना? ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई फॉरेन का चीज, ऐसा कोई फॉरेन बॉडीज जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, एनीथिंग जो हमारे बॉडी अपना अपना बॉडी जिसे पहचानता नहीं है उसे फॉरेन समझता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसे को हमने एंटीजन कहा था. पर मैं ब्लड ग्रुप के लिए क्या बोल रही हूँ? दीज आर द नोन्ड एंटीजन. नोन्ड एंटीजन मतलब जिस, ये भी एक एंटीजन ही है पर जिसे हमारा बॉडी पहचानता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है, एंटीजन है. ठीक है, समझो मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे ब्लड ग्रुप, मेरे आरबीसी के ऊपर क्या रहेगा? बी एंटीजन रहेगा. समझो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन रहेंगे, मतलब ए वाला भी एंटीजन रहेगा, बी वाला भी एंटीजन रहेगा, तब जाकर मेरा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बी. और समझो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब क्या है? कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है. ठीक है, आपने वो फर्स्ट वाले लेसन में, जो फर्स्ट लेसन था आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, अगर आपका वो हुआ रहेगा तो यू मस्ट हैव लर्न द टर्म कोडोमिनेंस. सुना है आपने कोडोमिनेंस? Yes. Yes. तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई जीन का दोनों अलील्स इक्वली डोमिनेंट होते हैं तो उसे हम कोडोमिनेंस बोलते हैं. तो हमारे केस में ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप में जो ए ब्लड ग्रुप है और जो बी ब्लड ग्रुप है वो दोनों भी इक्वली डोमिनेंट है, मतलब कि दे आर कोडोमिनेंट. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोडोमिनेंट. And O blood group is a recessive one. And you know that कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है ना, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलील्स होते हैं तो डोमिनेंट जो है वो रेसेसिव को सप्रेस कर देता है. तो फिनोटिपिकली ये सारी चीजें आपने पढ़ी, जैसे आपने देखा है कि टॉल, अभी मैं आपको वही टॉल एंड ड्रॉफ प्लांट वाला एग्जांपल देके आपको इस वाले चीजों को एक्सप्लेन करूंगी. जैसे कि दो कैपिटल टी है मतलब कि डोमिनेंट है, मतलब फिनोटिपिकली भी डोमिनेंट एंड जीनोटिपिकली भी डोमिनेंट. ठीक है, समझो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो क्या होगा? फिनोटिपिकली वो प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा. पर जीनोटिपिकली वो कैसा Tall. रहेगा? हाइब्रिड रहेगा. समझा? पर Yes. अगर दोनों स्मॉल टी रहेंगे, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में अगर रेसेसिव जीन रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में अगर रेसेसिव जीन रहेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब फिनोटिपिकली अब वो ड्रॉप हो जाएगा. तो यही चीज को बेटा आपको यहाँ पे भी याद रखना है. हाँ, when we learn about this blood group for A, B and O. O ब्लड ग्रुप उसी का होगा जिसके पास होमोजाइगस कंडीशन में O वाला रहेगा जीन. ठीक है, सो जैसे जैसे आगे आते जाएगा I will be explaining you. So antigens which are present on the blood cells are deciding the blood group of a person. There are many antigens on the surface of human blood cells, red blood cells. Antigen give rise to the different blood group. There are many genetically determined blood group, but which one we are following? ABO1 we are following. And RH factor. अब RH फैक्टर में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर. पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर. लेट अस से इट इज डिटरमाइंड बाय डी एंटीजन. डी फॉर डॉग वाला एंटीजन. तो अगर समझो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसके पास ए एंटीजन भी रहेगा और डी एंटीजन भी रहेगा.
समझो किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो उसके पास क्या रहेगा, सिर्फ ए एंटीजन रहेगा, डी एंटीजन नहीं रहेगा। तो एंटीजन है तो पॉजिटिव, एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट हु हैव कम अप विद दिस ब्लड ग्रुप। सो लेट अस नो अबाउट द हिस्ट्री। सो लैंडस्टेनर, ये नाम आपको याद रखना जरूरी है, लैंडस्टेनर डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901। वो और उसके जो 5 को-वर्कर्स थे began mixing each other's red blood cells and serum। सीरम का मतलब क्या होता है बेटा? सीरम का मतलब सर्कुलेशन लेसन में पढ़ा था। प्लाज्मा विद द क्लोटिंग फैक्टर। यस, ठीक है, मतलब द ब्लड विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। वेरी गुड। टुगेदर एंड एक्सीडेंटली परफॉर्म द एबीओ ग्रुपिंग। सो व्हाट आर द फिनोटाइप्स? 4 टाइप के फिनोटाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप, या तो बी ब्लड ग्रुप, या तो ए बी ब्लड ग्रुप, या तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, बट फिनोटिपिकली 4 है, पर जीनोटिपिकली इसके बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। सो एबीओ जीन लोकेटेड ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 9, वेयर इट इज बीन प्रेजेंट। कौन से क्रोमोसोम पे? 9th क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होता है। यू कैन सी ओवर हियर विद दिस डायग्राम आल्सो। ए के ऊपर भी एंटीजन है, बी के ऊपर भी है, ए बी के ऊपर भी है, पर ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। ये आरबीसी है रेड कलर का। सो अगेन यू कैन सी दिस ब्लड ग्रुप ओ। तो आपको दिख रहा है क्या कुछ भी आरबीसी के ऊपर? नहीं। समझो ब्लड ग्रुप बी, लेट अस से विद ब्लू कलर, तो ब्लू कलर का आपको एंटीजन दिख रहा है। लेट अस से ब्लड ग्रुप ए, तो येलो कलर का एंटीजन दिख रहा है। और समझो ए बी है तो ब्लू एंड येलो दोनों कलर के एंटीजन दिखेंगे। तो ऐसा आपको सोचना है, यू हैव टू थिंक लाइक दिस। नाउ सो लेट अस से फॉर ए बी एंड ओ, ठीक है, एंटीजेंस है, ये सब तो एंटीजेंस है, उसके एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसका कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा? एंटी बी विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। समझो ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी ए विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। समझो ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीबॉडीज कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा, पर जो अगर एंटीबॉडी ओ एंटीजन ए है, ओ है सॉरी, तो कौन सा एंटीबॉडीज रहेंगे? दोनों एंटीबॉडीज रहेंगे, एन एंटीजन। सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। उसी तरह से RH फैक्टर का भी हमने बताया। RH फैक्टर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप सिस्टम। It is antigenic protein present on the surface of the RBC. Again, it was been discovered with a Landsteiner and one more scientist called as a winner in 1940. First, they discovered this factor on the rhesus monkey, and therefore the name RH comes. Okay, it was been discovered on the rhesus monkey. It was been seen on the surface of rhesus monkey's RBC, so the name RH comes. So it is determined by D antigen. D antigen. So अगर if someone is positive तो D antigen रहेगा, if someone is negative तो D antigen lacking रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। So noted this part also. Noted. एक बार रीड कर लो चाहिए तो, you can just have a read so that चीजें अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, now let us see some history about this rhesus also, RH factor also. So what happened? These two scientists defined D antigen, that as the RH factor. They discovered the name anti-RH after the rhesus monkey. Agglutinated 85% human RBC and 15% RBC did not agglutinate. The antibody was similar to this pig and rabbit antibodies produced when stimulated with the rhesus monkey's RBC. Although they were later shown to be different, the name remained the same.
This history you are not having. This is just for your knowledge. So this is the rhesus monkey. So there are different types: A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive, and O negative. So scientists studied rhesus monkey to learn more about the human anatomy because there are certain similarities between these two species. While studying the rhesus monkey, a certain blood protein was discovered. And this protein is also present in the blood of some people also. So other people, however, do not have that protein. है ना? जो लोग नेगेटिव है उनके पास वो प्रोटीन नहीं है, जो लोग पॉजिटिव है उनके पास वो प्रोटीन है. So presence of the protein and absence is the Rh factor. If your blood does not contain the protein, your blood is said to be positive. If your blood does contain positive, if your blood does not contain negative. So please note this part. Understood? Yes. 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 Now, related to this, let us learn one disease or a condition called as a hemolytic disease of inborn. या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं erythroblastosis fetalis. erythroblastosis fetalis या फिर आप इसको हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कह सकते हो, HDN, hemolytic disease of newborn or erythroblastosis fetalis. It is because of this Rh incompatibility. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, as you can see in the diagram also, if mother is negative, if mother is Rh negative, मतलब इसके पास D antigen नहीं है, जबकि the बच्चा she is conceiving is Rh positive. ठीक है, मतलब इसके पास D antigen है, बच्चे के पास है, मम्मा के पास नहीं है. ठीक है, सो फर्स्ट डिलीवरी में क्या होगा बेटा, जब तक वी नो दैट बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑब्वियसली द ब्लड विल मिक्स. सो व्हाट विल हैपन, दिस पॉजिटिव वाला डी एंटीजन विल गेट मिक्स विद द मदर्स ब्लड, और मदर्स ब्लड ये फर्स्ट वाला जो मतलब जो फर्स्ट तो नॉर्मल डिलीवरी होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है. ठीक है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे द चाइल्ड ब्लड गेट्स मिक्स विद द मदर्स ब्लड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. सो व्हाट विल हैपन, दिस डी एंटीजन will be recognized as an antigen. It can stimulate the mother's immunity system to produce the antibodies. है या नहीं, हाँ या नहीं? Yes. है ना? Yes. ये डी एंटीजन मदर के पास है ही नहीं, पर ये डी एंटीजन जब बच्चे के ब्लड में से मदर के ब्लड में जाएगा तो मदर का ब्लड को तो डी एंटीजन पता ही नहीं है, तो मदर का ब्लड ये डी एंटीजन को फॉरेन सब्सटेंस समझेगा और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा. ठीक है, अब यहां तक तो सब ठीक है, बट जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर पॉजिटिव है बच्चा, तो व्हाट विल हैपन, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का ये क्या है, मेमोराइजेशन, वो पहले से मेमोराइज करके रखता है सब चीजों को, तो भले कितने भी सालों के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी होने दो, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का ये क्या है, मेमोराइजेशन. तो फिर क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार है, ऑलरेडी मदर के बॉडी ने एंटीबॉडीज बना के रखा है, उसको मेमोराइज करके रखा है. So again in the second delivery there will be a problem. Why? Because all these antibodies which has been prepared by the mother's body will फटाफट destroy the बच्चे का D antigen, क्योंकि उसकी मम्मी ने पहले से उसको क्या मेमोराइज करके रखा है, क्या मेमोराइज करके रखा है,
फॉरेन बॉडी समझ के रखा है उसको, तो फटाफट फटाफट ये बच्चे का जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कंसिडरिंग इट एज अ फॉरेन बॉडी। समझ में आया? तो व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू द डेथ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब इरिथ्रो मींस आरबीसी इज गोइंग टू ब्लास्ट ऑफ द फीटस। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है बेटा? हाँ, व्हाट रेमेडी कैन बी डन? तो जब मदर का फर्स्ट पार्चुरेशन हो जाता है, तो मालूम ही है कि मदर का बॉडी इज गोइंग टू मेक दिस एंटीबॉडीज। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, मदर को एक इंजेक्शन देते हैं ऑफ एंटीबॉडी, मतलब वो एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब मदर का इम्यूनिटी सिस्टम उसको भूल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. तो एंटीबॉडीज देके ये ठीक किया जा सकता है। तो लेट अस सी दिस पार्ट नाउ। अभी जब ये पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एंड डी एंटीजन induces a strong immunogenic response when introduced to the negative person. So Rh blood group is an important factor in blood transfusion also. It is related to the hemolytic disease of a newborn also, जिसको हम erythroblastosis fetalis बोलते हैं, या फिर destruction of RBCs. It occurs when negative mother conceives a positive fetus. So positive RBC from the fetus may enter the mother's circulatory system during the childbirth. 9 month of pregnancy में प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा, बिकॉज प्लेसेंटा की वजह से देयर इज नॉट मिक्सिंग ऑफ ब्लड which will cause to produce the anti-Rh antibodies. As a result, subsequent Rh positive fetus will be exposed to the anti-Rh antibodies produced by the mother, which will release in the hemolytic disease of a newborn. To prevent this, the mother is injected with anti-Rh antibody during all pregnancy carrying the positive fetus. Okay, so please note down this part also. मिस, अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं कुछ नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि प्रोटीन नहीं है बेबी के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना ट्रिगर करने के लिए। यस। ये कब होगा बेटा, अपना इम्यूनिटी सिस्टम कब ट्रिगर होता है? जब भी कोई एंटीजन आएगा। यस। बेबी अगर नेगेटिव है तो मतलब कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ही नहीं है, कोई ट्रिगर ही नहीं है। यस, नहीं है मिस। ठीक है, नोट किया बेटा आपने ये एंटी-RH एंटीबॉडी? यस। So it cannot give any health issues, but only during the pregnancy it may create a problem. प्रॉब्लम मतलब उसका भी इलाज है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है। ठीक है, जब ये एंटी-RH एंटीबॉडीज नहीं बने थे तब तक ये प्रॉब्लम था, अब तो इसका कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं है। So you can see that erythroblastosis fetalis with the help of a diagrammatic representation. Just go through this diagrammatic representation. Maternal circulation से So many people have so-called RH factor on the blood cells. Okay, so this is an antigen. Those who have is positive and those don't have, that is negative.
A person with negative blood does not have Rh antibodies naturally in the plasma. But a person with Rh negative blood can develop Rh antibody in the plasma if he or she receives the blood from a person with a positive one, which may trigger the production of these antibodies. So person with positive can receive blood from a person with a negative without any problem. ठीक है? So पॉजिटिव वाला नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव से रिसीव नहीं कर सकता. समझा? Yes. Yes. ओके. नाउ इसमें सब में मेरे को आपको एक चीज बताना था बेटा. फॉर द ब्लड ग्रुप, द ओ ब्लड ग्रुप हैज बीन कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर. है ना? क्यों इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है. तो कोई एंटीजन नहीं है मतलब कि इट कैन नॉट ट्रिगर द इम्यूनिटी सिस्टम. इसके लिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है उसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं होता. ठीक है? तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है. सेम मतलब ए वाले को, ए ब्लड ग्रुप वाले को हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? ए का भी दे सकते हैं, ओ का भी दे सकते हैं. बी ब्लड ग्रुप वाले को बी का भी दे सकते हैं, ओ का भी दे सकते हैं. ए बी वाले को तो सबका दे सकते हैं, ए का भी दे सकते हैं क्योंकि ए एंटीजन भी है, बी का भी दे सकते हैं क्योंकि बी एंटीजन भी है, ए बी का भी दे सकते हैं और ओ का भी दे सकते हैं. इसका मतलब ए बी क्या हो गया? ब्लड ग्रुप क्या हो गया? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया. Recipient. है ना? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया ए बी ब्लड ग्रुप वाला. जबकि ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है. ओ किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से ही ले सकता है, क्योंकि ओ में ही एंटीजेंस नहीं है. वो ए से भी नहीं ले सकता क्योंकि उस पे ए एंटीजन है, बी से भी नहीं ले सकता क्योंकि उसमें बी एंटीजन है. ठीक है? अच्छा, अब ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं. तो अगर हम ओ नेगेटिव की बात करें बेटा, ओ नेगेटिव तो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव. एंड ओ नेगेटिव का ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी, बिना मतलब बिना सोचे समझे भी दे सकते हैं. दे सकते हैं कि नहीं? क्योंकि Yes. ना उसके ऊपर एबीओ वाला एंटीजन है और ना उसके ऊपर आरएच वाला एंटीजन है. पर क्या आप ओ पॉजिटिव का ब्लड ओ नेगेटिव को दे सकते हो? No. No. भले ओ यूनिवर्सल डोनर है पर फिर भी ओ पॉजिटिव का ब्लड हम ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते, क्योंकि नेगेटिव है मतलब डी एंटीजन नहीं है. ठीक है? तो ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Now the next topic for you all to study is the diseases. What do you mean by disease? Disease is a condition in which some organ or organ system is not working properly. Okay? It can be because of some infection. It can be because of malnutrition also. It can be because of some hereditary diseases also. है ना? So infection से भी disease हो सकता है. Defective diet मतलब कि malnutrition मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बराबर खाना नहीं खाया जा रहा है, उसके वजह से भी डिजीज हो सकती है, या फिर हेरिडेटरी भी डिजीज हो सकती है. तो डिजीज का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस और रीअरेंजिंग फंक्शन ऑफ सम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. नाउ यू विल बी कमिंग अक्रॉस दीज मेनी टर्म्स. पैथोजन. पैथोजन का मतलब है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हर बैक्टीरिया पैथोजन नहीं होता, हर बैक्टीरिया पैथोजेंस नहीं होता है. देयर आर सम गुड बैक्टीरियाज आल्सो, है या नहीं? यू हैव लर्न द डाइजेस्टिव सिस्टम. आपने पढ़ा है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं. तो हर बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि हर बैक्टीरिया बुरे हैं और हर बैक्टीरिया से बीमारी होती है. देयर आर कैटेगरीज, some good bacteria and some are bad bacteria. तो bad bacteria हम किसको बोलते हैं? जिससे हमें कोई बीमारी होती है. तो जो bad वाले पार्ट है उसी को हम पैथोजन बोलेंगे. तो जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो फंगस से
हमें बीमारी होती है उसे हम कहेंगे पैथोजेंस। ठीक है। वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब वेहिकल, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेहिकल, जो ट्रांसमिशन में मदद कर रहा है, जो पैरासाइट को, जो पैथोजन को कैरी कर रहा है। ठीक है। तो देर आर कुछ कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, उनको कोई ना कोई कैरियर की जरूरत होती है, कोई ना कोई वेहिकल की जरूरत होती है। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया आपने सुना है कि, yes, है ना, yes, सिर्फ इतना सुना है कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से दूर रहो, मच्छरों से दूर रहो। तो क्या मच्छर के काट, मतलब मच्छर के वजह से मलेरिया होता है? मच्छर इज अ मच्छर वेक्टर। वेक्टर है। वेरी गुड बेटा, इट्स अ वेक्टर, इट्स अ वेहिकल। वो किसको कैरी करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। मोडियम। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आपको वेक्टर का मतलब समझ में आ गया। तो जैसे हाउस फ्लाइज हो गए, ये लोग भी क्या है, वेक्टर्स हैं, टू कैरी सम और दी अदर डिजीजेस। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या, इट्स अ टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्वेशन ऑफ अ पैथोजन। इन्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, स्प्रेडिंग। जैसे अभी समझो फॉर एग्जांपल बाय कंटामिनेटेड फूड, हाँ, कंटामिनेटेड फूड समझो खा लिया और उससे कुछ बैक्टीरियाज अंदर चले गए, कुछ बैक्टीरियाज, एंड यू नो दैट ये बैक्टीरियाज बहुत फटाफट इन्वेज होते हैं। इन्वेज होना मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी स्प्रेड होना। तो जिस दिन मैंने समझो फॉर एग्जांपल कोई कंटामिनेटेड फूड खाया, तो क्या उसी दिन मुझे ये होगा, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच अमाउंट आई हैव टेकन दैट बैक्टीरिया, है ना। तो जैसे तुरंत खाया तुरंत ही कुछ नहीं होता है ना। समझो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड फूड था, तो 4-5 घंटे के बाद अनईजी फील होगा, या डायरिया होगा, या वॉमिटिंग होगा। तो इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि जब ये पैथोजन पूरी तरह से इन्वेज हो गया, पूरी तरह से स्प्रेड हो गया बॉडी में, हाँ, एंड इतना कि हम उसको क्लिनिकली पता कर सकते हैं बाय चेकिंग द ब्लड ग्रुप, बाय चेकिंग द यूरिन एनालिसिस, बाय स्टूल एनालिसिस, व्हेन वी कैन चेक इट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासाइट। अब पैथोजन और पैरासाइट में क्या फर्क है? पैरासाइट इनसाइड द बॉडी लीव करते। तो पैथोजन नहीं इन्फेक्ट करता बेटा, पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है। मींस अच्छा ऐसा है, डिपेंडेंट रहते हैं पैरासाइट हमारे बॉडी में। अच्छा ऐसा है। और तो पैथोजन और पैरासाइट में कुछ फर्क नहीं है? पैरासाइट दो टाइप के रहते हैं, एक्सो और एंडो। एंडो अंदर रहते और एक्सो बाहर रहते बॉडी के। एक्टो, एक्टो। और उन्हें ह्यूमन होस्ट की जरूरत रहती है सर्वाइवल के लिए। हमेशा ह्यूमन होस्ट की जरूरत थोड़ी ना है बेटा, पैरासाइट्स कैन बी मतलब ऑफ एनी काइंड, है ना। अभी अगर हम पैरासाइट सिर्फ वर्ड बोलेंगे तो देयर कैन बी प्लांट पैरासाइट्स आल्सो, देयर कैन बी एनिमल पैरासाइट्स आल्सो, ह्यूमन बीइंग का पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब ही होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और खुद का फायदा लेता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और खुद का फायदा लेता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, जो होस्ट के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके खुद का फायदा लेता है, खुद का न्यूट्रिशन लेता है, दैट वी कॉल एज अ पैरासाइट। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी। सो देयर आर टू टाइप्स एज यू हैव टोल्ड मी जस्ट नाउ। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जैसे कि बेडबग हो गया, बेडबग मीन्स खटमल जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा ब्लड सक करता है ना। तो उसका तो पेट भर रहा है पर हमें नुकसान हो रहा है। आपने लीच पढ़ा है, लीच, लीच जो पानी में रहता है वो भी सैंजियोवोरस है, वो भी हमारे बॉडी पे अटैच कर लेगा, हमारा ब्लड सकिंग करेगा और खुद का फायदा लेगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, सो एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर है, एंड एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर है। तो एंडो में तो आता है एस्कैरिज, है ना, एस्कैरिज आपने 11th में पढ़ा था ना, एस्कैरिज राउंड वर्म, Yes. yes, बॉडी के अंदर जाके आराम से एस्कैरियासिस पैदा करता है। आपने टेप वर्म के बारे में सुना है, टेप वर्म। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आर दी एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे लिवर कि फ्लूक। हाँ, यस, लिवर फ्लू, लिवर फ्लू। बट लिवर फ्लू
ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं रहता है, लिवर फ्लक्स शिप के लिवर के में, बॉडी, यस। शिप के लिवर में रहता है। यस, वेरी गुड बेटा। Now, the disease can be classified as congenital diseases. Congenital diseases का मतलब है the diseases which are present from birth, may be caused because of some genetic abnormalities or some metabolic disorders. जो भी congenital diseases होते हैं वो permanent होते हैं, where practically incurable. Modern research has helped to cure some inborn diseases through gene therapy या फिर enzyme replacement therapy etc. ठीक है, तो congenital मतलब क्या है, जो बचपन से है, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट हो गया या फिर कोई भी और बीमारी हो गई, हाँ, जो परमानेंट है, जो इनक्यूरेबल है, जो नहीं ठीक हो सकता है। पर आपको पता ही है कि आजकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, तो इट कैन बी डन टू सम एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हमने कॉन्जेनाइटल पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ते हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड मतलब जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, जो अलग अलग एक्वायर करते हैं डिजीजेस। सो डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, दे आर डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ। अगेन इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, इन्फेक्शियस। So they have been transmitted from infected person to a healthy person, either by directly or by indirectly. So coronavirus is a communicable disease. ठीक है, it can be because of some virus or bacteria or a fungus or a helminth worm मतलब roundworm. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल सम कैंसर्स और सम डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे कि अगर विटामिन ए का कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल है। समझ में आया? यस। यस। So just go through the examples. Just go through the screen पे जो लिखा है, प्लीज पढ़ो। So congenital has been present from birth. They can be because of some chromosomal or genetical abnormalities. Example color blindness हो गया, thalassemia हो गया। और acquired मतलब which we acquire during the lifetime, means after birth. Take a screenshot of this page. You will be doing the homework. All of you take a screenshot. This can be asked in the board exam. What about your college? You are going to the college offline? यस, मंडे से। Yes. बोला आप लोगों को आने को मंडे से? यस। Yes. All the students or half? मैं हाफ हाफ करके, एक दिन है एक दिन नहीं। Roll number wise. अच्छा अच्छा, ऑल्टरनेटिव रोल नंबर्स। यस। मतलब एक दिन आपको जाना है, एक दिन नहीं जाना, ऐसा ना? यस। अच्छा, लिया बेटा स्क्रीनशॉट लिया? यस मैम। यस। नहीं, what are the diseases which we are going to learn? They are cold, the flu, measles, cancer, strokes, diabetes. All these things are being called as a diseases. So let us first learn about the malaria. This you have learned in the practical also. प्रैक्टिकल में भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा प्लाज्मोडियम। सो मलेरिया के लिए वेक्टर कौन है?
मॉस्किटो, बट कौन सी मॉस्किटो? इट इज ऑलवेज अ फीमेल एनोफिली मॉस्किटो. Female Anopheles mosquito. There are different types of mosquitoes as the as the Aedes mosquitoes, Culex mosquito and the Anopheles. So Anopheles mosquito की वजह से ये प्लाज्मोडियम फैलता है. पॉजिटिव एजेंट कौन है? प्रोटिस्ट, that is a plasmodium. There are अलग अलग incubation period है, अलग अलग type of plasmodium के. There are different types of plasmodium. There are many species. So plasmodium falciparum का incubation period क्या है? 9 to 14 days है. वाइवेक्स का 12 to 18 days है. ओवैली का 12 to 18 है. मलेरिया का भी उतना है. ठीक है. So there are 4 species of plasmodium. Very important, can be asked in the board exam. Write down the 4 species of plasmodium. But only the falciparum is a serious one. It may be fatal also, means lead to the death also. So based on the species, there are 4 types of malaria. Noted about the falciparum? Yes. Yes. What are the symptoms of the malaria? Headache होना, fever आना, fatigue, pain, nausea feeling, spleen का enlargement, you can see the spleen, dry cough, chills, ठंडी लगना, फिर profuse sweating होना. What is the sign and symptoms? Symptoms of malaria begins to appear about 7 to 15 days after the bite of an infective mosquito. Initial symptoms क्या क्या है? Fever आना, headache आना, chills may be difficult to recognize as malaria, vomiting and convulsions, joint pain होना, anemia होना, rupturing of RBC, hemoglobinuria means urine में blood दिखना, hepatomegaly means enlargement of liver, retinal damage, eyes का retina का damage, brain infection होना. All these things are the signs and symptoms which can, again, you can learn some of them for your board exam. What is a classical symptom? It is a cyclic occurrence of fever followed by sweating and shivering. How much time it will last for? 4 to 6 hours. And it will recurs every 2 days or 3 days. So all these things has been given in your textbook also. So cold stage में क्या होगा? बहुत जोर से ठंडी लगेगी with a headache. Fever में बहुत ज़्यादा temperature बढ़ जाएगा with a body pain. And sweating में person will profusely sweat. So hot, cold, sweating and normal. This is the stages. Cold, hot, sweating and normal. समझा? Yes. Yes. Now, this is the life cycle of the mosquito. ये आपको practical में कराया गया है कि नहीं बेटा? No, miss. No. ये आपका practical का नहीं हुआ है? No. अच्छा ठीक है. So let me tell you. अब देखो, ये वाला जो मॉस्किटो है, ये ऊपर वाला जो मॉस्किटो आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो मॉस्किटो है, this is going to spread the disease. How? Because आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स है उसके सलाइवरी ग्लैंड में. ये जो ऊपर वाला मच्छर है उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइड्स है. तो स्पोरोजॉइड्स है मतलब इट कैन ट्रांसमिट द डिजीज. ठीक है. तो समझो इस वाले मच्छर ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो क्या होगा? ये जो स्पोरोजॉइड इस मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में है वो हमारे ब्लड में आएंगे, हेल्दी पर्सन के ब्लड में आएगा. हेल्दी पर्सन के ब्लड में आने के बाद ये जो स्पोरोजॉइट है वो लिवर में ट्रैवल करेंगे, हेपेटिक सेल में आ जाएंगे. हेपेटिक सेल में इट विल अंडरगो डिविजन. ठीक है, इट विल गो डिविजन. ठीक है. टू फॉर्म ये स्पोरोजॉइट विल डेवलप
इट विल मैच्योर इन द लिवर एंड इट विल फॉर्म सियोजोंट। फिर मेरोजोइड्स, अलग अलग स्टेजेस फॉर्म होंगे इसके। आप देख सकते हो स्पोरोजोइड का शेप कैसा है, फिर मेरोजोइड्स का शेप कैसा है। मींस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस व्हिच इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द लिवर ऑफ द हेल्दी मैन। तो लिवर के अंदर ये डेवलप होगा, स्पोरोजोइड से मेरोजोइड्स में डेवलप होगा, फिर ट्रोपोनोजोइड में डेवलप होगा, ठीक है, फिर वापस सीजोंट फॉर्म होगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो मेरोजोइड है नाउ इट विल एंटर इन दी आरबीसी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड बेटा। So as you can see over here, the merozoids will develop into the troponozoid in the RBC now. अभी RBC में आने के बाद it will form the gametes, it will form the gametes, it will form the gametocyte, ठीक है। अब ये जब gametocyte फॉर्म होगा बेटा, then what will happen, ये जो gametocyte तक है ये इतना तक ही, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लिवर एंड आरबीसी बस इतने में ही उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। लिवर में अलग अलग फॉर्म स्टेजेस में और आरबीसी में आने के बाद वो गैमेटोसिस्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। अब समझो कोई नॉर्मल फीमेल एनोफिली मॉस्किटो ने अगर समझो ये गैमेटोसिस्ट वाले पर्सन जिसके आरबीसी में गैमेटोसिस्ट है, ऐसे पर्सन को बाइट किया तो क्या होगा, उसने ब्लड सक किया, तो ब्लड सक करने के साथ साथ गैमेटोसिस्ट उसके गट में जाएगा, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के गट में जाएगा। अब फिर वापस इस गैमेटोसिस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के गट के अंदर दिस गैमेटोसाइट विल डू द फर्टिलाइजेशन, it will develop into the gametes. ये gametocyst है तो it will develop into the male gamete and the female gamete. It will do the fertilization in the gut of the mosquito. मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाएगा, स्पोरोजोइड्स, एंड स्पोरोजोइड्स फॉर्म में जब आएगा तब ये वापस इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा। नाउ अगेन दिस मॉस्किटो विल बी अ वेक्टर टू ट्रांसमिट द डिजीज। समझ में आया क्या बोला मैंने? Have you all understood? Yes, ma'am. So what basically you have to understand that this plasmodium completes its life cycle in two bodies. एक ह्यूमन बॉडी का लिवर एंड आरबीसी एंड मॉस्किटो का गट, गट मतलब उसका इंटेस्टाइन, एंड कम बैक टू द सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस फर्स्ट मॉस्किटो इज अ वन विच इज वेक्टर नाउ, because उसके salivary gland में we can see the sporozoid. When it bites a healthy person, the sporozoids will enter the blood of a human being. From the blood it will migrate to the liver. In the liver it will undergo many developmental stages. Again it will come back to the RBC. In the RBC जब आ जाएगा तो फिर जब कोई नॉर्मल मॉस्किटो ब्लड सक करेगी तब फिर वो वापस उसका डेवलपमेंट होगा, इसलिए वो आरबीसी में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है जब आरबीसी में आता है तो गैमेटोसिस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई नॉर्मल फीमेल मॉस्किटो कोई ह्यूमन बॉडी को मतलब ऐसा ह्यूमन बॉडी जिसके ब्लड में गैमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, उसका अगर उसने ब्लड सक किया तो गैमेटोसिस्ट मॉस्किटो के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद क्या होगा, ये गैमेट्स में डेवलप होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में डेवलप होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद इट विल अगेन डेवलप इनटू स्पोरोजॉइड एंड इट विल कम बैक टू द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये पूरे प्रोसीजर में, ठीक है, मॉस्किटो को कुछ भी नहीं होता है, मॉस्किटो इज जस्ट एक्टिंग एज अ कैरियर, मॉस्किटो को कुछ भी नहीं होता है, ओनली ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम्स होती है। समझ में आया? अगेन यू कैन सी दिस पार्ट, फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन,
will go in the liver, will come in the blood, second infected mosquito, second infected person, and ऐसे बहुत सारे होते जाएंगे. Now this you can understand. See sporozoid, ये liver है ना, ये liver का diagram दिख रहा है आपको, ये liver है. So hepatocyst में जाएगा, it will develop into the merozoites. Merozoites में asexual reproduction करेगा, RBC में आएगा, फिर गैमेटोसिस्ट फॉर्म में आएगा, और फिर गैमेटोसिस्ट में मेल फीमेल गैमेट वो गट में डेवलप होगा, गट में फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा. Again the same thing, you can just see over here. So modes of transmission क्या है? Plasmodium is transmitted from one person to another through a insect vector, that is female mosquito. When infected mosquito sucks the human blood, it may transfer the sporozoid to the human circulation. Sporozoid reproduce asexually through fission. हाँ, जिसको हम सीजोगोनी कहते हैं. In the liver cells or the erythrocyte. The cells which are formed first are the merozoid. And again, they will function as a gametocyst or the gamogony. So please name this term. Caesogony का मतलब क्या है? Gamogony का मतलब क्या है? Please note down in your notebook or a textbook. Noted. Yes, children, have you noted? Yes, ma'am. So gametocyst, if taken by the female, fertilization होगा उसके गट में, जाइगोट बनेगा, उस साइट में डेवलप होगा और उस साइट से स्पोरोजॉइड बनेगा थ्रू मियोसिस, इसको हम स्पोरोगोनी कहेंगे. स्पोरोगोनी एक और टर्म आपने पढ़ा अभी, स्पोरोगोनी को भी मार्क करो. And sporozoids will migrate to the salivary gland and are ready to infect a new human host. So diagnosis क्या है? ब्लड से पता चलेगा. ब्लड में हम क्या चेक करेंगे? गैमेटोसिस्ट अगर ब्लड में दिख रहा है मतलब कि द पर्सन इज हैविंग द प्लाज्मोडियम. So rapid diagnostic test which is based on the nucleic acid amplification technique are used. अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए ये सब दवाई के नाम आपको याद रखने जरूरी है. So just go through all this and mark it in your textbook also. I hope all of you are there with your textbook and pencil to mark down the things. So you can just note down the name of the drugs. Drugs means medicines. Just have a look on the drugs. This can be asked for MCQ or 1 mark. So how we can control? We can't see the plasmodium, है ना, वो तो माइक्रोस्कोपिक है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता है. बट यस, हमें जो वेक्टर है वो दिखाई दे रहा है. वेक्टर तो दिखाई दे रहा है, पर जरूरी नहीं कि हर मच्छर इज कैरिंग द प्लाज्मोडियम. दैट डिपेंड्स कि उसने पहले किसको बाइट किया था. बट वी कैन इररेस्पेक्टिवली be aware of all these mosquitoes because mosquito सिर्फ एक ही बीमारी को नहीं कैरी करता है ना. We have learned dengue also, we have learned filariasis also. So irrespective of everything, we should be
कीपिंग अवे फ्रॉम दिस मॉस्किटोज. सो कैसे उससे दूर रह सकते हैं? बाय यूजिंग नेट, बाय यूजिंग क्रीम्स, बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स. वी नो दैट मॉस्किटोज किधर ब्रीड करते हैं? जो भी ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, जिसको हम स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं. तो अगर आपके घर में कोई ऐसा, जैसे कि बहुत सारे घर में वो बाम्बू प्लांट्स होते हैं, है ना, वो लकी प्लांट जिसको हम बोलते हैं, बाम्बू प्लांट बोलते हैं. तो किसी किसी घरों में क्या होता है कि वो बाम्बू प्लांट को कितने कितने दिनों तक उस पानी में रखा रहता है, मतलब वो पानी को चेंज ही नहीं किया जाता, है ना. तो क्या होता है कि इट बिकम्स अ प्लेस फॉर अ मॉस्किटो ब्रीड. समझा मेरी बात? या फिर आपके घर में कोई ऐसा प्लांट है जिसमें पानी में रखा गया है, तो उसको डेली बेसिस पे, या नहीं डेली तो एटलीस्ट 2 दिन पे क्लीन करना चाहिए. बिकॉज व्हाट विल हैपन कि वो प्लेस बन जाता है मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए, स्टैग्नेंट वाटर. ये तो हो गया घर के अंदर की बात. पर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे आजू बाजू में नदी है या तालाब है, आप उसका क्या करोगे? वहां पे तो मच्छर ब्रीड करेंगे नदी या तालाब में. तो फिर वहां पे क्या किया जा सकता है बायो कंट्रोल करने के लिए? वी कैन इंट्रोड्यूस द गैम्ब्यूजिया फिश. ये जो गैम्ब्यूजिया फिश है, इट फीड्स ऑन द मॉस्किटो का लार्वे. अंडरस्टूड? Yes. Yes. So 25th April is the World Malaria Day. हेलो मैम. हाँ यस बोलो बेटा. मैम डायग्नोसिस का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट में पता चलता है कि फिर मलेरिया का पैरासाइट का टेस्ट करना पड़ता है? डायग्नोसिस का बेसिकली मतलब होता है पता करना, है ना. तो डायग्नोसिस हम यस. किससे कर सकते हैं बेटा? ब्लड से ही कर सकते हैं ना. यस. आप कोई देखो, ब्लड से ही हम कोई भी बीमारी के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं, कोई भी बीमारी. करेक्ट है ना? जब भी आप यस बीमार मैम. पड़ते हो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं? गो फॉर अ ब्लड टेस्ट. तो क्यों? क्योंकि ब्लड से हमें कोई भी बीमारी के बारे में पता चल सकता है. पर अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको मलेरिया है, तो उधर लिख के देंगे ना वो स्पेसिफिकली कि मलेरिया का टेस्ट करो. तो मलेरिया के यस टेस्ट मैम. में क्या चेक किया जाएगा बेटा? हमारे ब्लड में क्या रहेगा उस टाइम पे? गैमेटोसिस्ट रहेंगे, अगर कोई इन्फेक्टेड है यस. तो. समझा? यस मैम. ब्लड टेस्ट में मीन्स सब बहुत सारी चीजों का ब्लड टेस्ट हो सकता है. आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ब्लड से पता चल सकता है. हाँ, आपके बॉडी में कुछ और इन्फेक्शन है तो भी ब्लड से पता कर चल सकता है. पर उसके लिए साइंस एंड सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, है ना. तो अभी जैसे आप डॉक्टर के पास नॉर्मली चले गए कि मेरे को ये तकलीफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठंडी लग रही है, तो फिर डॉक्टर सोच सकता है कि नहीं इनको मलेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे कि गो फॉर अ मलेरिया टेस्ट. वैसे अलग अलग चीजों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द अमीबियासिस. अमीबियासिस. अमीबियासिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका. इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका. इट इज ऑल्सो अ प्रोटिस्ट. अब इसके वजह से क्या होता है? डिसेंट्री. डिसेंट्री मतलब लूज मोशन. अमीबिक डिसेंट्री होती है, बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है. अब लूज मोशन अगर मैं वर्ड बोलूंगी दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर मैं बोल सकती हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम. गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन का मतलब तो पता ही है आपको. सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है. तो कोई भी प्रॉब्लम जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है उसके मेन मतलब उसके कॉमन ये क्या होंगे? वॉमिटिंग होना, नौशिया होना, पेट में दर्द होना, या फिर लूज मोशन होना, या फिर मतलब स्टूल में बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से ब्लड आना, म्यूकस आना, ये सारे सिम्टम्स होंगे कि नहीं होंगे? है ना. अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ रहेगा तो यही सारे सिम्टम्स होंगे, या तो वॉमिटिंग होगा, या तो डायरिया होगा, डिसेंट्री होगा. समझ में आया? Yes. ओके. तो इसका पॉजिटिव एजेंट आपको याद रखना जरूरी है, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका. इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होगा? डायरिया होना, फ्लैटूसेंस होना मीन्स बहुत ज्यादा गैस पास करना, स्टूल में म्यूकस ज्यादा आना, क्रैम्स आना, हाँ,
ब्लड, स्टूल में ब्लड भी आना कभी कभी ज्यादा होने की वजह से, लिवर एनलार्जमेंट दैट इज हेपेटोमेगाली, अगर ये लिवर में आ गया है तो ये पैरासाइट अगर लिवर में आ गया है तो लिवर डैमेज होना जिसको हम अमीबिक लिवर एब्सिसिस कहते हैं। कंप्लेन विद फीवर, पेन इन द राइट एब्डोमेन, राइट एब्डोमेन में पेन हमेशा अच्छा नहीं होता बिकॉज राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होते हैं, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमेशा कैसे पास होते हैं? ओरल फीकल रूट से पास होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे पास ऑन होते हैं? बाय ओरल फीकल रूट, मतलब कंटामिनेटेड फूड खाने से या फिर कंटामिनेटेड फीसिस के कांटेक्ट में आने से। फीसिस का मतलब तो आपको पता ही है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों कारणों के वजह से ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। सो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है विद ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से भी पास होता है। You can see over here, stool from an infected person, समझो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वी डोंट नो कि वो ऐसा मतलब थोड़ा ये फील होता है बोलते वक्त, बट इफ फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज हैविंग दिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन, ठीक है, और आफ्टर स्टूल उन्होंने अगर हैंड वॉश नहीं किया, समझो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और उसी हाथ से उन्होंने कोई फूड प्रोडक्ट को टच किया, तो क्या होगा? ये तो माइक्रोस्कोपिक है, जल्दी से पास ऑन होंगे, और फिर किसी ने उसको अनजाने में खा लिया, ठीक है, तो क्या होगा? ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका पास ऑन होंगे। समझ में आया? तो बाय दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, स्टूल फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन by hand only it will go to the it will contaminated the food or a water, और फिर उसकी वजह से जो लोग भी उसको खाएंगे उन सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? Yes. Yes. So again this is a life cycle of this parasite Entamoeba histolytica, ठीक है। सो इसका जो ट्रोपोजोइट फॉर्म है वो ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस उसी की वजह से सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिखते हैं। ये ट्रोफोजोइट फॉर्म, ट्रोफोजोइट, ये बड़ा वाला, ये सब उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। ये सब किधर डेवलप होंगे बेटा? इट विल ऑल बी डेवलपिंग इन आवर गट, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगेन यू कैन सी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। समझो ट्रोफोजोइट है, इट विल डू बाइनरी डिविजन। अमीबा है ना, तो अमीबा में कैसा होता है बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो बाइनरी डिविजन यू कैन सी, सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। देन अगेन एनसिस्टमेंट, मतलब उसके ऊपर वॉल फॉर्म हो गया, एक वॉल फॉर्म हो गया, सिस्ट वॉल फॉर्म हो गया, फिर ये मेटासिस्ट फॉर्म हो गया, फिर वापस वो डिवाइड करेगा एंड देन इट विल फॉर्म दिस ट्रोफोजोइड। सो ट्रोफोजोइड फॉर्म इज infectious. You can see over here also, sorry, ये cyst जो है ingest किया by contaminated food and water, it will do all this excyst formation, encyst formation in the intestine and the colon, सारा डेवलपमेंटल स्टेजेस करेगा यहाँ पे। फिर ट्रोफोजोइड्स के अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे एंड ये जो ट्रोफोजोइड है इट में इन्वेज मतलब स्प्रेड होगा, इट में स्प्रेड टू द लिवर आल्सो एंड इट में लीड टू द एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? डिसेंट्री, वॉमिटिंग, ऑल दैट थिंग्स। सो इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? अभी ब्लड से करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? Stool sample. स्टूल सैंपल से इसका डायग्नोसिस किया जाएगा। वेरी गुड। और इसको ठीक कैसे किया जाएगा? बाय गिविंग अ टीनिडेजोल और मेट्राडेजोल। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज जो अमीबियासिस होता है मोस्टली, ये बहुत कॉमन डिजीज है, ठीक है। जब भी आप कुछ बाहर का पानी पूरी वगैरह खाते हो
कोई हॉकर्स के पास जो कि अनहाइजीनिक कंडीशंस में सब चीज मेंटेन करते हैं, तो मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है और टीनिडेजोल से ठीक हो जाता है. But the treatment should be taken at the early basis only. Otherwise, it may destroy the digestive tract. चलो अभी प्रिवेंशन क्या लेंगे कि जब भी आप वॉशरूम को जा रहे हो, टॉयलेट्स को जा रहे हो, यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड विथ वाटर एंड सोप. आज के कोरोना के टाइम में all of you have got this healthy habits of washing the hand, है ना, with soap while using toilets. या फिर समझो छोटे बच्चे को समझो इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेंट को इन्फेक्शन हो गया, तो जब भी उसका डायपर चेंज किया जा रहा है तो भी साबुन से हाथ धोना चाहिए. ड्रिंकिंग द बॉइल्ड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, अनहाइजीनिक फूड से दूर रहना. यस, अभी हमें पता नहीं कि ये वेजिटेबल जो हम ला रहे हैं घर में वो कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है. कोई कोई जगहों में क्या होता है कि ह्यूमन फीसिस की मदद से ये वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, है ना. आज भी बहुत सारे जगहों में ऐसा है कि लोग फार्म में जाते हैं फॉर डेफिकेशन, तो हमें नहीं पता ना कि ये कौन से वेजिटेबल कहाँ से आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे जो वेजिटेबल कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन फीसिस डेफिकेशन किया था या नहीं किया था. So we should always, on a precaution basis, we should always wash the vegetables and fruits before using it and before cooking it. Sanitary facilities होनी चाहिए, सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज अगर सीवेज का भी डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो रहा है तो भी obviously it may lead to the infection. Got it? So you can see sanitization, proper water supply and food hygiene. बस ये तीनों चीजों से ये कंट्रोल किया जा सकता है. Got it? Yes. हेल्थ एजुकेशन तो आपको वो दिया ही जा रहा है. Now next is the ascariasis. Again a very common problem. आपने बचपन में सुना भी होगा कि बच्चों को जंतु का प्रॉब्लम होता है, पेट में कीड़े होते हैं. मम्मी से सुना होगा या किसी एल्डर से सुना होगा कि बच्चे को पेट में कीड़े हो गए हैं या बच्चे को पेट में जंतु का प्रॉब्लम हो गया है. So that जंतु का प्रॉब्लम और कीड़े का प्रॉब्लम is nothing but this ascariasis का प्रॉब्लम. This worms, round worms. ठीक है. Now again ये किसको इन्फेक्ट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इन्फेक्शन है. तो कैसे जाएगा बताओ, बाय ओरल फीकल रूट. मतलब ट्रांसमिशन सेम ही जो हम अभी हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए पढ़ा, वही क्या है उसका ट्रांसमिशन मोड है, वही हम उसका प्रिकॉशन लेंगे. सिर्फ यहाँ पे पैरासाइट नहीं है और वर्म है, बस इसी का फर्क है, बाकी का ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है. So again it has been caused with it's a round one infection, but ये वर्म रहता कहाँ पर है, इंटेस्टाइन में रहता है, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है. क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, क्योंकि वहां पे अल्कलाइन कंडीशन है. स्टमक में क्यों नहीं रह सकता है, बिकॉज स्टमक में एसिडिक कंडीशन होता है, इसीलिए. इट्स अ नेमाटोड. नेमाट हेलमिंथिस मतलब नेमाटोड मतलब राउंड वर्म. इसका पूरा नाम क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. सो सिम्टम्स क्या क्या है, यू कैन जस्ट सी. नो सिम्टम स्टेज में क्या होगा, the worm larvae in the bowels, bowels मतलब पेट में, attached to the bowel walls. Stage 2, worm larvae migrates into the lungs also.
सो क्या होगा, लंग्स में जब जाएंगे तो क्या होगा, इसके लार्वे जब जाएंगे तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, फीवर आएगा, पफिंग होगा, निमोनिया होगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, द वर्म में एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मैच्योर इनटू द वर्म and remain there to feed. So you can see the abdominal symptoms, discomfort होगा, blockages होंगे, vomiting, restlessness, नींद नहीं आएगी, worms in the stool. Yes, we can see the small worms in the stool also, white color worms in the stool also. इसको भी अगर अर्ली बेसिस पे पता किया गया तो ये तो आपने शायद पढ़ सुनो, मतलब आपने कभी बचपन में या पिया भी होगा। हाँ, एल्बेंडाजोल का दवाई जो है वो एक छोटा सा बॉटल आता है, जो एक बॉटल एक ही बार में पिया जाता है, पिया है कि नहीं कभी? हाँ या नहीं? नो नो। नो। अच्छा, मतलब कभी आपको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ रहेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मोस्टली ये एस्केरियासिस का बहुत ही कॉमन सा इन्फेक्शन है, जो मोस्टली छोटे बच्चों को होता है, मोस्टली टॉडलर्स को होता है। टॉडलर्स क्या होते हैं, वो लोग जमीन को पकड़ के चलते हैं और फिर वही मुंह में हाथ डालते हैं, तो उससे क्या होता है, ये इन्फेक्शन होने के जल्दी चांसेस होते हैं। ठीक है, सो क्या क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर होगा। ये वर्म्स जो हैं, it has been seen in the fecal matter also. As I've told you, it may migrate to the lungs also, causing the pneumonitis. Eosinophilia का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, एंड वेट भी कम हो जाएगा। कैसे पास ऑन होते हैं, क्या हम वर्म्स खाते हैं क्या, या कोई भी बच्चा वर्म खाता है क्या इसको? नहीं, एग्स। एग्स आर माइक्रोस्कोपिक अगेन। ठीक है, तो एग जो है वो जाते हैं अपने सिस्टम में थ्रू द बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर। दिस एग विल develop into male and female, because we know that ascaris are with sexual dimorphism with male and female. So intestine में जाते हैं ये लोग, मेल फीमेल में डेवलप हो जाएंगे। इट विल फटाफट डू द फर्टिलाइजेशन एंड बहुत फटाफट ग्रो करते हैं। एक फीमेल जो है वो 2 लाख अंडे देती है, 2 लाख अंडे। जस्ट इमेजिन करो, एक फीमेल, वन फीमेल गिव्स टू 2 लाख एग्स। और वो 2 लाख एग्स में से कुछ एग्स तो इंटेस्टाइन में रह जाएंगे, कुछ एग फीकल मैटर के थ्रू बॉडी के बाहर चले जाएंगे, जो बाहर जाएंगे वो वापस ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, so food by food and drink contaminated, the eggs are been transmitted. Egg hatch inside the intestine. Larvae passes through the organs and settle as adult in the digestive system. ठीक है, so let us talk about how it has been done. Man ingest egg in food or soil. माउथ में गया, इंटेस्टाइन में गया, वीनस सिस्टम में गया, लंग्स में गया, ट्रेकिया में गया, इसोफेगस में, वापस अडल्ट वर्म आएगा और किधर रहेगा, आराम से इंटेस्टाइन में रहेगा। इंटेस्टाइन में मेल फीमेल अलग रहते हैं। दे विल कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस, अंडरगो रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मेनी एग्स, एंड अगेन द साइकिल विल बी कंटिन्यूड। फर्टिलाइज्ड एग पासेस इन द फीसेस। जब फीसेस में पास होगा तो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद अगेन द साइकिल विल मूव ऑन। अंडरस्टूड? यस। So again the same thing with a different diagrammatic representation. You can follow the numbers. So from mouth it will go to the intestine, then lungs, then all the organs. ये वर्म्स अगर बहुत ज्यादा हो गए ना, बहुत ज्यादा अगर ये वर्म्स हो गए ना, तो वॉमिटिंग के थ्रू ये वर्म्स बाहर आते हैं। हाँ,
अगर बहुत ज्यादा हो गए तो। ओके, इट कैन बी डन by microscopic examination of the stool. So these are the medicines which can be used to kill this ascaris. Mebendazole हो गया, albendazole हो गया, all these are the anti-helminthic drugs. तो ये सब नाम आपको याद रखना जरूरी है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या करेंगे, वापस हाइजीनिक हैबिट फॉलो करेंगे, वॉशिंग द हैंड विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉशिंग वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खाना अवॉइड करेंगे क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स में अभी मैंने आपको जैसे बताया देयर कैन बी इन्फेक्शन। Avoid defecation in the open spaces. So by this flow table again you can just have a look. Children, as I've told you, they are more infected than the adult because children mostly are having a habit of putting their fingers in the mouth. जैसे आप बच्चे बीच पे कोई गए, कोई जगह पे गए, कोई मट्टी विट्टी खाते हैं, जो बच्चे छोटे बच्चों को आदत होती है ना मट्टी विट्टी खाने की, तो मट्टी खाते वक्त भी ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। Understood? Yes. Now next let us learn about the filariasis for today. फाइलारियासिस को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। आप देख सकते हो इसका पैर कैसा हो गया, एलिफेंट के पैर के जैसा। सो एलिफेंटियासिस भी कहते हैं इसे। अगेन ये किसके वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। आप मॉस्किटो पे देख सकते हो बैंड्स, उसके एब्डोमेन में देख सकते हो बैंड्स। सो दिस इज अ डिफरेंट मॉस्किटो कॉजिंग फाइलारियासिस। सो कॉजेटिव एजेंट क्या है, यहाँ पे भी राउंड वर्म है, राउंड वर्म है। एंड अगेन वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन है वेक्टर, क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके 3 सब टाइप्स होते हैं, लिम्फेटिक, सबक्यूटेनियस एंड सेरस। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग जगह पे इन्फेक्ट करते हैं। लिम्फेटिक वाला लिम्फेटिक सिस्टम में, सबक्यूटेनियस वाला स्किन के नीचे, उसके अलग स्पीशीज होते हैं। एंड सेरस मतलब एब्डोमिनल कैविटी को जो इन्फेक्ट करते हैं वो अलग स्पीशीज होते हैं। जो लिम्फेटिक फाइलारियासिस है उसी की वजह से एलिफेंटियासिस होता है। और उसमें वर्म्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलेरिया या ब्रूगिया टिमोरी। ये 3 वर्म्स हैं जिनकी वजह से एलिफेंटियासिस होता है। कैन सी द डिफरेंस। सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, यू कैन सी कितना स्वेलिंग है। एंड थिकनिंग ऑफ स्किन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, it mostly affects the legs, arm, breast and the scrotum also. Worms infect the lymphatic system and causes enlargement of the lymph vessels and nodes. इसके लिए उसको lymphatic बोल रहे हैं ना। So limbs are swollen legs of a elephant. Edema में क्या होता है, accumulation of lymphatic fluid in the tissue causing swelling. And hydrocele, hydro means water, accumulation of lymph tissue fluid, testes enlarges if it is in the reproductive system. So just go through this part also. Again, mode of transmission कौन है, Culex mosquito. Vaucheria has been transmitted by female Culex mosquito larvae.
escapes the mosquito's body and arrive on the human skin. They penetrate the skin, undergo two moltings. Molting का मतलब क्या होता है? Development. Before they become adult and settle in the lymphatic system. Incubation period कितना है इनका? 8 से 16 months तक का. You can see this life cycle. See the numberings. Mosquito takes a blood meal and larva will enter. Adult in the lymphatic system. ठीक है, ये माइक्रोफाइलेरियस. माइक्रोफाइलेरियस मतलब वर्म होता है ना, तो माइक्रो मतलब छोटे छोटे फाइलेरियस. दे विल माइग्रेट इन द लिम्फ. ठीक है. मॉस्किटो टेक्स अनदर मिल. अभी देखो, अभी ये इसके बॉडी में ऑलरेडी माइक्रोफाइलेरियस है. अब जब ये मॉस्किटो ने कोई ऐसे इंसान को बाइट किया जिसके लिम्फेटिक सिस्टम में ऑलरेडी माइक्रोफाइलेरियस हैं, तो क्या होगा? इट विल अगेन ट्रांसमिट द डिजीज. ये फाइलेरियस उसके गट में जाएंगे और फिर अगेन दे विल डेवलप इनटू द लार्वे. माइक्रोफाइलेरियस से लार्वे बनेंगे, फिर लार्वे बनने के बाद वापस उसके प्रोबोसिस में आएंगे और फिर वापस इट कैन इन्फेक्ट द डिजीज. Understood? Yes. This is of the Vaucheria bancrofti. Vaucheria bancrofti. Now, okay. Now, how can it be diagnosis कैसे करेंगे? तो मोस्टली नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी इसमें फॉलो होता है, बिकॉज ये जो वर्म्स हैं, ठीक है, worm can only be detected in the blood of those infected around the hours of midnight. This new specific card test से क्या होता है? Detects the parasite using only finger prick blood test any time of the day. You can see, देखो इसके पैर में से prick करके निकाला जा रहा है blood. And by doing the ultrasound, rapid movement of the worms can be detected. ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? ये दवाई दी जा सकती है, डाइथाइल ट्वाइस अ डे फॉर 3 weeks. ठीक है. इसका पर कंट्रोल क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली अगेन द सेम थिंग. हम ये वर्म को तो नहीं देख सकते हैं, बट एटलीस्ट हम मॉस्किटो को तो देख सकते हैं. तो वी विल इरेडिकेट दिस मॉस्किटोस. By using net, creams, whatever. Understood this much? All of you? Yes. So how many diseases we have learned today? We have learned the blood group. Then we have learned about the malaria. मलेरिया के बाद हमने क्या पढ़ा? Amoebiasis. Yes, amoebiasis because of Entamoeba histolytica. And then we have learned about this Ascariasis because of Ascaris. And then we have learned about the Filariasis because of Vaucheria bancrofti. ठीक है, तो 4 diseases आज हमने पढ़े हैं. तो 4 diseases आप लिख के रखो अपने नोटबुक में. ठीक है. इसमें से 2 आपको प्रैक्टिकल के लिए भी है जो आज हमने पढ़ा है, दैट इज एंटामीबा भी है और प्लाज्मोडियम. ये दोनों भी आपको आइडेंटिफिकेशन में भी आएगा प्रैक्टिकल में.
तो वो आपका तो दोनों कॉमन पढ़ाई हो जाएगा, मतलब आपका थियरी का भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल का भी हो जाएगा, पढ़ के दोनों हो जाएगा काम वो आपका। यस, एंड नेक्स्ट लेक्चर से वी विल बी स्टार्टिंग विद टाइफॉइड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? एनी डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? एनी डाउट टिल हियर? नो। नो। तो पढ़ के रखोगे ना इतना? यस। यस। एटलीस्ट डू अ टेक्स्ट बुक रीडिंग। सी यू नो दैट ये लेसन को ज्यादा वेटेज नहीं है, यू आर ऑल्सो नो द वेटेज, है ना? ये लेसन को ज्यादा वेटेज तो नहीं है सच, बट ऑब्वियसली एमसीक्यूज, और ये क्योंकि बहुत ही लेंदी लेसन है तो इस लेसन से बहुत सारा एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यू अगर और 1 मार्क क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। तो इस लेसन का आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट है। रट्टा फाई मत करो, पर एटलीस्ट टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी तरह से करो। और कुछ कुछ चीजों को आपको रट्टाफाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी कॉजेटिव एजेंट्स है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कौन से बीमारी के लिए कौन सा पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद टाइफॉइड। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।